नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे विधि के स्रोत के बारे में, अर्थात सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। दोस्तों, आपके विधि शास्त्र के अंतर्गत अर्थात इन द कोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज डिफाइंड। मतलब दोस्तों कि हमारा जो विधि शास्त्र है उसके अंतर्गत कई सारे विद्वानों ने विधि के अलग अलग स्रोतों की चर्चा की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं और खासकर दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों हम बात करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लॉ कस्टम के बारे में, अर्थात रूढ़ि के बारे में दोस्तों, पूर्व निर्णय जिसे हम दोस्तों बोलते हैं प्रेसिडेंट, और बात करेंगे दोस्तों हम लोग लेजिस्लेशन अर्थात विधायन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगी जब आप दोस्तों हर एक चीज को एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक ग्राफ के माध्यम से टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट के माध्यम से दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन पॉइंट्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए बिना कोई समय गवाए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि जो यह विधि होती है इसको हम अन्य रूपों में कानून, नियम इत्यादि के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, यह विधि को यदि हम स्रोत की बात करें तो इस विधि के स्रोत शब्द का अर्थ क्या निकलता है या फिर इससे क्या मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, विधि स्रोत शब्द से जो अर्थ निकलता है या फिर जो इससे तात्पर्य दोस्तों वह बात करता है विधि के उत्पत्ति के संबंध में, अर्थात विधि जो है, जो हम वर्तमान में आपके सामने कानून है, इसकी उत्पत्ति वास्तव में कैसी हुई, यह बात करता है विधि के स्रोत के बारे में। दोस्तों, यह जो कानून या फिर विधि की उत्पत्ति है यह अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और अपनी विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है, जिसे दोस्तों हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले विद्वानों ने कहा कि यह एक प्राकृतिक विधि है, अर्थात कोई भी विधि जो होती है, कोई भी जो कानून होता है दोस्तों, वह एक प्राकृतिक विधि के रूप में हमारे सामने आया। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आखिर प्राकृतिक विधि होती क्या है। तो दोस्तों, प्राकृतिक विधि से तात्पर्य यहां पर यह है कि वह प्राकृतिक विधि होती है जो कि ईश्वर की शक्ति द्वारा क्या होती है दोस्तों, निर्मित होती है। अर्थात यह है कि दोस्तों विधि को इस प्राकृतिक विधि के अंतर्गत जो उत्पत्ति मानी गई है उसमें विद्वान मानते हैं कि हमारी जो विधि है, हमारे आपके सामने जो कानून है, वह किसी मानव के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों, ईश्वर की शक्ति के द्वारा निर्माण किया गया है, इसे मानव ने नहीं बनाया है। तो दोस्तों एक सिद्धांत तो यह हो गया। दूसरे सिद्धांत में कुछ विद्वानों का मानना है कि विधि की उत्पत्ति एक मानवीय उत्पत्ति है। तो भाई नाम से ही स्पष्ट है कि मानवीय उत्पत्ति क्या होगी मेरे भाई, तो मानव द्वारा निर्मित विधायन। आप देखते होंगे कि मानव क्या करता है कि एक समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है। अब समाज में रहना है तो उसे कुछ नियम, कानून और विधि के अंतर्गत रहना पड़ेगा और समाज को संचालित करने के लिए कुछ विधायन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस कंडीशन में दोस्तों मानव क्या करता है, अपने लिए विधि का निर्माण करता है। वही विधायन दोस्तों जो निर्माण करता है उसको भी लोग मानते हैं कि मानव ने विधि का उत्पत्ति किया है, मानव ने विधि का निर्माण किया है, जिससे कि उसके समाज का क्या हो सके, संचालन हो सके। अब अगले यदि हम बात करें थ्योरी की दोस्तों, तो वह मानी जाती है संप्रभु से उत्पत्ति, और इस थ्योरी को दिया था ऑस्टिन महोदय ने। बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल में नाम याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किस ने संप्रभु से विधि की उत्पत्ति को माना है। तो दोस्तों वह व्यक्ति मानने वाले हैं ऑस्टिन, और वहीं पर दोस्तों कुछ व्यक्ति मानते हैं कि जो लोगों की लोक चेतना होती है उस लोक चेतना से इस विधि की उत्पत्ति हुई है। इस विधि को
उजागर किया गया है, इस विधि को लाया गया है। तो दोस्तों कुछ सामाजिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसकी उत्पत्ति किससे मानी है, लोक चेतना से मानी है। वहीं पर दोस्तों हमारे आपके बीच में जितने धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म में कह लें तो वेद हो गया, गीता हो गई, पुराण हो गई, ऐसे कई सारे आपके हिंदू लिटरेचर होंगे जिसमें विधि से संबंधित हमको ज्ञान मिलते हैं। वहीं पर मुस्लिम धर्म में कुरान हो गया, बाकी अलग अलग धर्मों में बाइबल, अलग अलग चीजें, अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों विद्वानों का एक यह भी वर्ग है जो कि यह मानता है कि इन विधियों की उत्पत्ति इन धार्मिक ग्रंथों से हुई है, अर्थात धार्मिक ग्रंथों में जो हमें वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों, उसके आधार पर विधि का निर्माण किया गया और विधि की उत्पत्ति इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसकी उत्पत्ति ईश्वर से मान रहा है, तो कोई मानवीय उत्पत्ति की बात कर रहा है, तो कोई संप्रभु उत्पत्ति की बात कर रहा है, तो कोई लोक चेतना से, तो कोई दोस्तों बात कर रहा है धार्मिक ग्रंथों से। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं दोस्तों, वास्तव में वर्तमान समय में जो विधि की 3 प्रमुख स्रोत माने गए हैं, जिसको हम अंग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, तो वह 3 प्रमुख अंग है दोस्तों। कौन कौन से? तो वह है रूढ़ि, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में कस्टम्स, और दोस्तों दूसरा है पूर्व निर्णय अर्थात प्रेसिडेंट्स, और तीसरा है दोस्तों विधायन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेशन। दोस्तों यही 3 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा दोस्तों विधि का सबसे बड़ा स्रोत हमको दिखाई देता है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों वर्तमान में विधि का निर्माण किया गया है, और इन्हीं पर दोस्तों हमारी पूरी विधि आधारित है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में तीनों के बारे में बता दूं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नीचे लाल वाली बटन दिख रही है उस पर अपना प्यार जरूर दर्शाइएगा दोस्तों, जिससे कि हमें आपसे जुड़ने में सहायता मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए रूढ़ि क्या है कि रूढ़ि एक ऐसी प्रथा है हमारे समाज की जो कि बहुत प्राचीन समय से, बहुत पहले से चली आ रही है। अब ये नहीं पता है हमें कि हम इस चीज को मानते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाते हैं। रूढ़ि या प्रथा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसके पीछे के लॉजिक की तरफ नहीं जाते हैं। क्यों, कैसे, क्या रीजन है कि क्यों मानते हैं, कोई इफ या बट का प्रयोग रूढ़ि में नहीं किया जाता है। हाँ, पहले से चली आ रही है, परंपरा में है, उसकी निरंतरता है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वह हो गया रूढ़ि। दोस्तों ध्यान रखिए, लेकिन यह नैतिक रूप से सही होनी चाहिए। अब ऐसी कोई रूढ़ि ना हो कि मनुष्य को काट दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए और एक परंपरा में चली आ रही हो, तो यह रूढ़ि मान्य नहीं होगी। हाँ, नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से वह सही हो, प्राचीनता हो उसके पास, और उसकी निरंतरता, लेगेसी हो उसमें। यह नहीं कि 100 साल पहले चल रही थी, 500 साल बीच में गैप थी, फिर वापस स्टार्ट हो गई, तो यह रूढ़ि प्रथा में नहीं होगी। रूढ़ि प्रथा की अपनी कुछ खासियत है जो कि हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में। अब बात करते हैं भाई कि यह रूढ़ि भी 2 प्रकार की होती है। एक कि जो मानव ने निर्मित किया कि भाई हमारी यह परंपरा है, हमने इस परंपरा का निर्माण किया है और हो सकता है कि आगे पीढ़ियों तक इसका निर्वहन किया जाए। और दूसरा कि ऐसा माना जाता है कि पहले से ही हमारे समाज में, प्रकृति में विद्यमान थी और हम इसके हिस्सा के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं को मानवीय रूढ़ि और अमानवीय रूढ़ि के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों कि पूर्व निर्णय क्या है भाई। तो आप सभी जानते होंगे हमारे आसपास में न्यायालय है, कोर्ट है, जो कि समय समय पर आदेश, निर्णय अपना सुनाते हैं। तो दोस्तों इनके आदेश या निर्णय को आगे के फ्यूचर के भविष्य के लिए जब संजो कर रखा जाता है, और इस आदेश या निर्णय के आधार पर जब भविष्य में कोई क्या किया जाता है, फैसले सुनाए जाते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूर्व निर्णय कहलाते हैं। तो यह क्या हो गए, तो जब नए फैसले को उस पुराने फैसले के आधार पर सुनाया गया, तो भी तो वह एक विधि का स्रोत हुआ, तो भी तो दोस्तों वह एक सोर्स ऑफ लॉ हुआ ना, क्योंकि उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट द जजेस ऑफ द कोर्ट्स हैल क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं जज, फैसला सुनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विधायन की। विधायन क्या है भाई, तो हमारे आपके पास में विधायिकाओं का निर्माण किया गया है। विधायिका क्या होती है, तो विधायिकाएं वे होती हैं जो कि विधि का निर्माण करती हैं,
देश को, सरकार को, प्रशासन को चलाने के लिए। और वो जब विधायक का निर्माण करती हैं तो वह कहलाती है विधायन, अर्थात दोस्तों वह कहलाती है लेजिस्लेशन। जरूरी नहीं है कि विधायिका ही करे, विधायिका के अलावा विधायिका के द्वारा अधिकृत उसका कोई अंग भी विधायन का निर्माण कर सकता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों रूढ़ी क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो चीजें आपको समझाई गई वह आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह सभी चीजें इतने परफेक्ट वे में आपको देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों देखिए, रूढ़ी सिंपली हम जानते हैं कि कस्टम होती है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रूढ़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत समय पहले से हमारे समाज में चली आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है यह नहीं पता हमें। अब देखिए, समाज में चली आ रही है तो इसमें अपने आप में क्या है, एक प्राचीनता होगी। प्राचीनता के साथ साथ इसमें निरंतरता होगी, अर्थात एक लेगेसी होगी, एक पुराने समय से कंटिन्यू रूप में क्या हुआ है, चला आ रहा होगा। हो सकता है कि उसके कुछ परिवर्तन हुए हों, उसके प्रकार में या उसके प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा, लेकिन वह चीज कंटिन्यू फॉर्म में चली आ रही है। तो वह प्राचीनता और निरंतरता के साथ जो परंपरा हमारे आपके समाज में चली आ रही है, उस प्रथा को विधि का स्वरूप माना जाता है, और वह कही जाती है दोस्तों रूढ़ी। अब देखिएगा, प्रश्न यह भी है कि क्या रूढ़ी का जो उपयोग है इसमें कोई लॉजिक लगाया जाएगा, इफ या बट होगा? तो जी नहीं। हालांकि यह लंबे समय पे चली आ रही है, यह प्रथा का एक भाग है, परंपरा का एक भाग है दोस्तों, इसमें व्यक्ति बुद्धि या विवेक का प्रयोग नहीं करता। एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हिंदू विवाह में क्या होता है कि 7 फेरे लिए जाते हैं। अब ये 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? क्यों 6 ही नहीं लेते? क्यों 5 नहीं लेते? ऐसा क्यों नहीं है? तो यह जो हाँ ना क्यों कैसे, यह जो प्रश्न दोस्तों, यह प्रथा के अंतर्गत नहीं आते, यह प्रथा के अंतर्गत नहीं आते। अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि यह जो रूढ़ी है यह समाज के विकास के लिए सिद्धकारी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब इनका प्रयोग बुद्धि एवं विवेक के साथ किया जाए। हमने बोला कि यहां पर बुद्धि विवेक नहीं लगता है, लेकिन उस कंडीशन में जब वह नैतिक एवं सैद्धांतिक रूप से सही हो। लेकिन अब हम ऐसी रूढ़ी परंपरा को क्या करें, सैद्धांतिक रूप से मान लें जो कि समाज के लिए हानिकारक हो। मान लीजिए दास प्रथा, एग्जाम्पल में दास प्रथा ले लीजिए, तो क्या दास प्रथा को यदि हम रूढ़ी के रूप में अभी तक प्रचलित करें तो क्या वो सही था? एग्जाम्पल में सती प्रथा ले लीजिए, तो यह सभी चीजें क्या थी, समाज के लिए हानिकारक थी, और दोस्तों इन्हें समाप्त करना आवश्यक था। तो यह भी आवश्यक है कि आप सैद्धांतिक रूप से यदि आप बुद्धि विवेक का प्रयोग सही रूप से कर पाए रूढ़ी को दोस्तों, तो यह समाज के विकास में क्या होंगी, सहायक होंगी, यदि हम इन रूढ़ियों का क्या करें, बुद्धि विवेक से प्रयोग करें। तो दोस्तों रूढ़ी किसी भी समाज के लिए विकास में सहायक होती है यदि इसका प्रयोग विकास के लिए विवेक व बुद्धि से किया जाए। आप सभी होंगे, सहमत होंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है, हमने बोला कि हो सकता है कि रूढ़ियों में परिवर्तन समय के साथ आया हो, और यह आवश्यक भी है। आवश्यक क्या है दोस्तों कि रूढ़ियों में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे दोस्तों पूजा पाठ एक हिंदू धर्म का या फिर किसी भी धर्म का अपना एक आवश्यक अंग है, उनकी अलग अलग पद्धतियां हैं। लेकिन अब हिंदू धर्म में पहले बलि परंपरा थी, बलि प्रथा थी, तो क्या यह बलि प्रथा आवश्यक थी? नहीं थी। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए था, इसको बैन किया जाना चाहिए था, और बैन हुआ कि बलि नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यही है कि समय के साथ इनमें परिवर्तन आवश्यक है, और यदि परिवर्तन नहीं किया गया तो यह समाज के विकास में उत्तरदायी नहीं होंगे, अपितु यह समाज का क्या करने लगेंगे, हानि करने लगेंगे। क्योंकि जब इन प्रथाओं का निर्माण किया गया था तो उस समय की समयकालिक स्थिति अलग थी, और इस समय जिस स्टेज में हम हैं और वह प्रथा आज वहां
यहां पर आके पहुंची है, यह समय अलग है। तो निर्माण का समय अलग और वर्तमान का समय अलग। तो सिंपल सी बात है, दोनों को मेल करने के लिए उनमें उचित संशोधन की या परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी विकास संभव हो पाएगा हमारे समाज का। इसीलिए दोस्तों रूढ़ि में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समयानुकूल परिवर्तन के विकास संभव नहीं है, आप भी मानते होंगे। दोस्तों देखिए, रूढ़ि को लेके कई सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों को दिया है, जिनसे से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते रहे। आइए उनको समझने एवं जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही फेमस विद्वान सामंड के बारे में। दोस्तों सामंड ने रूढ़ि को लेकर कहा कि रूढ़ि ऐसे सिद्धांत की अभिव्यक्ति है जिनको कि न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांत के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के रूप में क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। तो इनके कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि रूढ़ि एक सिद्धांत की अभिव्यक्ति दोस्तों, जिसको हमारे आपके समाज ने किस रूप में स्वीकार कर लिया है दोस्तों, तो एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में और न्याय और लोकोपयोगिता के रूप में हमारे आपके समाज ने स्वीकार कर लिया है। और उसे ही दोस्तों सामंड ने क्या कहा, रूढ़ि कहकर संबोधित किया है। वहीं पर दोस्तों यदि हम हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड कहते हैं कि रूढ़ि आचरण की वह प्रक्रिया है, मतलब हमारे आपके आचरण की वह प्रक्रिया है रूढ़ि दोस्तों, जिसका हम सभी क्या करते हैं, पालन करते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों, हॉलैंड का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप मान लीजिए कोई घास का मैदान है। अब घास के मैदान पे एक निश्चित पथ पर आप डेली जाते हैं, तो एक समय बाद उस घास के मैदान में क्या बन जाएगा, मार्ग बन जाएगा, पथ बन जाएगा। उसी को एग्जाम्पल देते हुए हॉलैंड ने कहा है कि यदि आप अपने नित्य प्रति के व्यवहारों का अनुकरण करें तो वहां से क्या होता है, रूढ़ि प्रथा का जन्म होता है। उन्होंने घास के मैदान वाला एग्जाम्पल देते हुए कहा। तो आपको यह भी ध्यान में रखनी होंगी, चीजें समझने की कोशिश करनी होंगी कि हॉलैंड ने क्या कहा, सामंड ने क्या कहा, यह चीजें। अब आते हैं दोस्तों कार्टर के बारे में। कार्टर ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की जो एक रूपता होती है, उनमें जो एक समानता होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है दोस्तों, वही कहलाती है रूढ़ि। एक समान परिस्थिति में एक समस्त व्यक्तियों के द्वारा एक रूप कार्य जो किया जाता है वह क्या कहलाता है, रूढ़ि कहलाता है। और यह कहा था कार्टर महोदय ने। उसके अलावा दोस्तों फेमस विद्वान जो कि हेल्सबरी हैं, हेल्सबरी ने कहा था कि रूढ़ि कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार का नियम है। क्या है, एक विशेष प्रकार का नियम है जो यह कहता है कि वास्तविक या संभावित रूप से अनादिकाल से विद्यमान है। देखिए इन्होंने चर्चा कर दी अपने में, क्या कहा है कि रूढ़ि कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक नियम है जो कि हमारे और आपके बीच में एक अनादिकाल से, जिसका पता नहीं है हमें, हम इसके ओरिजिन का पता नहीं लगा सकते रूढ़ि का कि कब से स्टार्ट हुआ। यदि आप पूछिए कि यह जो हिंदू धर्म में 7 विवाह 7 फेरे लिए जाते हैं या फिर पूजा पाठ की आपकी जो यह पद्धति है, यह कब से शुरू हुई, कब से यह चीजें हमारे आपके पास में जानने को मिलती हैं, तो आप इसके ओरिजिन का पता नहीं लगा सकते। इसलिए अनादिकाल से विद्यमान है, जिसे एक विशिष्ट भू क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त हो गया। अब जैसे कि भारत में हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह को क्या है, भारत एक विशिष्ट भू क्षेत्र है, वहां पर इस हिंदू विवाह को क्या कर दिया गया है, विधि का बल प्राप्त हो गया। तो किसी विशिष्ट भू क्षेत्र में यदि उसका विधि का बल प्राप्त हो और वो अनादिकाल से चला आ रहा हो, तो ऐसे नियम को दोस्तों क्या कहा गया है, रूढ़ि कहा गया है। और इन्होंने कहा है, किसने, हेल्सबरी ने, कि हो सकता है कि कभी कभी यह जो रूढ़ि है यह देश के नियम के या सामान्य विधि के प्रतिकूल या असंगत भी हो सकते हैं, यह कहा है हेल्सबरी ने दोस्तों। और हम आपको बता दें कि रूढ़ि के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो रूढ़ि को रूढ़ि के रूप में परिभाषित करते हैं, कस्टम्स के रूप में बताते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि रूढ़ि की अपनी एक प्राचीनता होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तीसरा कि उसकी अपनी एक निश्चितता होनी चाहिए भाई, कि ये चीजें पहले थी वो वर्तमान में हैं।
पर एक कोर जैसे कि किसी प्रथा का अपना एक स्वरूप होगा, वह स्वरूप जो पहले था वही स्वरूप अभी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो चलेगा, लेकिन उनमें एक निश्चितता होनी चाहिए, वो समाज के सुसंगत होनी चाहिए, युक्त होना चाहिए दोस्तों, और उसका हम शांतिपूर्ण उपभोग करते हैं, यह आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जितने मैं तत्व बता रहा हूं यह सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक रूढ़ी का निर्माण करते हैं। यह लोक नीति के मतलब के साथ हो और यह बाध्यकारी बल के रूप में परिभाषित हो। ध्यान रखिएगा, हिंदू विधि में जब तक 7 फेरे नहीं हुए तब तक क्या विवाह माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अर्थात बाध्यकारी कब हो जाएगा, जब 7 फेरे हो गए, सिंदूर हो गया, तो क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। तो रूढ़ी का बाध्यकारी बल होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों हमने बात की इस प्रकार से कि रूढ़ी क्या है, इसके तत्व क्या हैं, किन किन विद्वानों ने रूढ़ी को लेकर क्या क्या कहे हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह रूढ़ी से संबंधित सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिटेल में पूर्व निर्णय और विधायन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बता दीजिए कि आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी विधि के प्रमुख स्रोतों के बारे में, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूढ़ी अर्थात कस्टम्स क्या होते हैं, साथ में विधि की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में चर्चा हमने की थी। और दोस्तों हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में रूढ़ी को लेकर अर्थात कस्टम्स को लेकर जो भी प्रमुख विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड दोस्तों, उन्होंने कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए थे, कौन कौन से उनके प्रमुख कथन थे, उनकी चर्चा दोस्तों हमने पिछले वीडियो में की है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्व निर्णय के बारे में अर्थात प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो जल्दी से जाइए हमारी पिछली वीडियो को पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके और इन चीजों को दोस्तों और आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा समय रिविजन करा दूं आप लोगों का, कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं चलता हूं अपने वीडियो की तरफ और बात करता हूं कि जो विधि के स्रोत हैं, यह विधि के स्रोत का सिंपल सा मतलब होता है विधि की उत्पत्ति को लेकर। और विधि की उत्पत्ति को लेकर दोस्तों कई सारे हमारे समाज में या फिर कह लें विश्व में कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें कभी कहा गया कि जो विधि है यह मनुष्य द्वारा न बनाकर ईश्वर के द्वारा बनाई गई, जिसे प्राकृतिक विधि कहा गया। वहीं पर कहा गया कि इस विधि को मानव ने अपने हित के लिए बनाया था, क्योंकि वह समाज का हिस्सा और समाज का कल्याण हो सके, इसलिए इसे मानव ने बनाया, इसलिए इसको मानवीय उत्पत्ति के भी थ्रू जोड़ा जाता है। वहीं पर ऑस्टिन कहते हैं कि यह संप्रभु से बना है, तो कोई कहता है कि धार्मिक ग्रंथों से विधि की उत्पत्ति मानी, तो कोई लोक चेतना से कहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्कॉलरों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो कुल मिलाकर बात ये करें तो अलग अलग स्कॉलर अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, लेकिन हम बात करें मुख्य रूप से तो जो विधि है दोस्तों, यह विधि के 3 प्रमुख अंग है जिनके थ्रू विधि हमारे आपके पास प्रतिपादित की गई है, विधि मौजूद है। वह अंग है दोस्तों रूढ़ी, जिसको हम लोग कस्टम्स बोलते हैं। और यह रूढ़ी 2 प्रकार की होती है, एक मानवीय रूढ़ी अर्थात जो कि मानव के द्वारा प्रथा या फिर परंपराएं बनाई गई, वो मानवीय रूढ़ी, और एक ईश्वर के द्वारा जिसको नहीं पता कि किसने बनाया और कंटिन्यू फॉर्म में चली आ रही है, वो अमानवीय रूढ़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पूर्व निर्णय और उसके बाद आता है दोस्तों विधायन, लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं कि पूर्व निर्णय है क्या। देखिए दोस्तों पूर्व निर्णय जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट। दोस्तों यह पूर्व निर्णय का मतलब होता है सीधा सीधा कि भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णय को लागू करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रेसिडेंट कहलाता है। ध्यान रखेंगे, मैं एग्जांपल में समझाता हूं कि मान लीजिए कोई न्यायालय है, कोई कोर्ट है। अब यदि वह कोई आज मान लीजिए आज के डेट में फैसला सुनाता है, तो अब जिस
केस पर, जिस वाद पर वह अपना निर्णय या फिर आदेश या फैसला सुनाएगा, वह कल के लिए एक फैसला हो गया, जिससे कि उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अब फ्यूचर में, भविष्य में मान लीजिए उसी परिस्थिति का समान केस उस न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में आता है, तो वह न्यायालय जो पहले दिया जा चुका है उस केस पर फैसला, उसके आधार पर क्या कर सके, फैसला सुना सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों उसके आधार पर वर्तमान के फैसले का क्या हो रहा है, निर्णय किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वह एक विधि का आधार बना, विधि का स्रोत बना दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, वही होता है प्रेसिडेंट, अर्थात होता है आपका पूर्व निर्णय। मतलब कि भूतकालीन निर्णय, मतलब जो कि पहले कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जा चुके हैं, वह निर्णय मार्गदर्शक रूप में अपनाते हैं, मतलब उनको लीडिंग फैक्टर के रूप में अपनाते हैं। किस लिए अपनाते हैं भाई? क्योंकि अब जो हम निर्णय देने वाले हैं, जो हमारा भावी निर्णय है, उसको हमको लागू करना है, उसको हमको जजमेंट को देना है। तो यही होता है दोस्तों प्रेसिडेंट, यही होता है हमारा पूर्व निर्णय। दोस्तों ये जो पूर्व निर्णय है, यह विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि का काफी अच्छा स्रोत माना गया है, अर्थात यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए विधि के जो स्रोत है ना, उनमें कई सारे तो फैक्टर हैं ही, लेकिन कई सारे विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। दोस्तों पूर्व निर्णय को कहीं कहीं नजीर के नाम से भी उल्लिखित किया गया है। थोड़ा तो कभी मान लीजिए केस आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पूर्व निर्णय जाना जाता है नजीर के नाम से भी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि पूर्व निर्णय को लेकर अराउंड द वर्ल्ड कौन कौन से स्कॉलर्स ने, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी कथन को लेकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सामंड की। सामंड कहते हैं कि पूर्व निर्णय को न्यायालय द्वारा दिया जाता है और यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई सिद्धांत क्या हो, निहित हो। तो सिंपल सी बात कही है सामंड ने सिंपल सा कहा है कि मान लीजिए कोई न्यायालय है और न्यायालय के द्वारा जो भी कोई निर्णय दिया जाता है दोस्तों, उसमें विधि का अर्थात कानून का कोई सिद्धांत क्या होगा, छिपा होगा, निहित होगा, उसके अंदर विधि का कोई सिद्धांत होगा। और वही क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने उसी को बोला है कि यह पूर्व निर्णय है। वहीं पर बात करें दोस्तों जर्मी बेंथम की, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सामंड ने आगे बढ़ते हुए कहा था दोस्तों कि पूर्व निर्णय में जो निहित सिद्धांत है, वह निहित सिद्धांत ही उसे क्या प्रदान करता है, प्राधिकारित तत्व प्रदान करता है, जिससे विधि शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया है, जो स्टूडेंशियल लैंग्वेज में क्या कहा गया है विनिश्चय आधार। क्या कहा गया है? विनिश्चय आधार, अर्थात उसी आधार पर फैसला लिया जाता है। दोस्तों हमारे जो पूर्व निर्णय होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उसमें एक लॉजिक होता है, उसमें एक सिद्धांत होता है, अपनी एक थ्योरी होती है विधि की, और यही विधि की थ्योरी के आधार पर क्या किया जाता है, जजमेंट को दिया जाता है। तो वह एक आधार है, इसीलिए विधि शास्त्रीय भाषा में सामंड ने उसे क्या कहने की कोशिश की है, विनिश्चय आधार कहने की कोशिश की है। वहीं पर दोस्तों यह भी कहा है कि ऐसा कोई भी ठोस निर्णय संबंधित पक्षकारों पर क्या होंगे, बंधकारी प्रभाव रखेंगे। तो यह भी कहा गया है, ध्यान में रखेंगे कि पूर्व निर्णय से संबंधित कोई भी जो ठोस निर्णय होगा, वह संबंधित पक्षकार, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, दोनों पक्षकारों पर दोस्तों क्या करेगा, बंधकारी प्रभाव डालेगा। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने कहा है कि पूर्व निर्णय जो होते हैं यह न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम है और कुछ नहीं है। सिंपल सा उन्होंने कहा कि जो भी पूर्व निर्णय दिए जाते हैं, यह कोर्ट या न्यायालय में उपस्थित जो न्यायाधीश होते हैं, यह उनके द्वारा बनाए गए या दिए गए आदेश हैं, जो कि एक नियम के फॉर्मेट में होते हैं, एक लॉ के फॉर्मेट में होते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन ने सीधे सीधे कहा है कि यह जो नियम है पूर्व निर्णय का, यह न्यायपालिका की विधि है, अर्थात जुडिशरी की एक विधि है जो जुडिशरी द्वारा बनाई जाती है। और यह बात कही है
ऑस्टिन ने सिंपल सा कहा है कि जो पूर्व निर्णय के नियम है यह न्यायपालिका की विधि मानते हैं वो उनको। वहीं पर ब्लैक स्टोन की बात करें, बहुत फेमस है, बार बार इनसे प्रश्न बनते रहे, तो इन्होंने कहा है कि जो पूर्ववर्ती निर्णयों का प्रयोग है इसके द्वारा, इनके पूर्ववर्ती निर्णयों के प्रयोग के द्वारा ही जो न्याय की तराजू है, आप लोग देखते होंगे कोर्ट में एक महिला तराजू लेके उपस्थित है, उसकी स्टैचू आप लोग देखते होंगे, और वो तराजू बड़ा बैलेंस्ड है, तो वह बैलेंस्ड है, न्याय के संतुलन को दिखाता है। दोस्तों वही कहने की कोशिश है कि जो ये आपका प्रेसिडेंट है, पूर्व निर्णय है दोस्तों, पूर्व निर्णय के द्वारा जो न्याय की तराजू है वह संतुलित और स्थिर रहती है। और साथ में कहा है कि जो भी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें एकाएक परिवर्तन किया जा सके, अर्थात पूर्व निर्णय में एकाएक परिवर्तन नहीं किया जा सकता नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ, यह ब्लैक स्टोन का कहना है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जब कोई बात पहले से निश्चित नहीं होती है उस बात को निश्चितता प्रदान की जाती है इस पूर्व निर्णय के द्वारा, अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा। दोस्तों उनकी इस बात का समर्थन किया है अमेरिकी विधिशास्त्री डॉक्टर कार्टर ने। उन्होंने जितनी भी बातें ब्लैक स्टोन ने अपने कथन में कही उनको उन्होंने समर्थित किया और नाम है उनका डॉक्टर कार्टर। बात करें वहीं पर दोस्तों कोक ने क्या कहा है दोस्तों, कोक ने कहा है कि मोजेस प्रथम एक ऐसा रिपोर्टर था जिसने पहली बार प्रथमतः पूर्व निर्णय को आधार बनाया था किसका, विधि के स्रोत के रूप में, उनका मानना है, कोक ने कहा था। वहीं पर कीटन ने कहा था दोस्तों कि जो न्यायिक पूर्व निर्णय है यह न्यायालय द्वारा दिए गए वे न्यायिक विनिश्चय हैं जिन्हें किसी प्रकरण में निर्णय देने के लिए आधार बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने शुरुआत में ही की थी कि भाई पूर्व निर्णय वो निर्णय होते हैं जब कोई न्यायालय में कोई वाद चल रहा होता है तो उस वाद को सुलझाने के लिए पहले किसी केस के निर्णय को क्या कर दिया जाए, आधार बना लिया जाए, वही होते हैं आपके पूर्व निर्णय। और इसीलिए हालांकि उसको आधार बना के निर्णय दिया जा रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, निर्णयाधार भी कहा गया है। और अंतिम व्यक्ति स्कॉलर की बात करें जिन्होंने बात कही है इसको लेके, कथन कहा है, वह है बेंजामिन कार्डोजो। इसके अलावा कई सारे अन्य विद्वान हैं जिनकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो महत्वपूर्ण दोस्तों हम वही डिस्कस करेंगे। बेंजामिन कार्डोजो ने कहा है कि पूर्व निर्णय को विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार जरूर किया जाता है, लेकिन वे मानते हैं कि इसका कट्टरता से पालन किए जाना नहीं चाहिए और वो इसके पक्ष में नहीं है। बेंजामिन कार्डोजो जो है दोस्तों, उनका सीधा सा मानना है कि ठीक है, हम पूर्व निर्णय को एज ए सोर्स ऑफ लॉ स्वीकार कर लें, इतना ठीक है, लेकिन उसकी कट्टरता से पालन करें वो इसके इस पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था कि पूर्व निर्णय क्या है, और अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं, विधि शास्त्री हैं दोस्तों, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट या फिर पूर्व निर्णय को लेकर, हमने उसकी चर्चा की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।